ये रॉयल्टी फ्री रॉयल्टी नहीं होती तो वाटर सेस जायज़ बात थी कि वाटर सेस के चार्जेस वो बहुत ज़्यादा थे। बार बार पॉलिसी चेंज करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल के बाद उसमें लिटिगेशन होगी, वो प्रोजेक्ट अधर में ही लटके रहेंगे। हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो सेक्टर अर्थव्यवस्था में एक रीढ़ की हड्डी का काम हिमाचल प्रदेश में करता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अब स्टेट को हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ ले जाने वाले हैं। लेकिन हाइड्रो सेक्टर की क्या चुनौतियां हैं? अब जब हम कोई पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं और जो लोग पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं? क्या सरकार की नीतियां उन पावर प्रोजेक्ट्स की तरह खरी उतरती हैं या फिर नहीं? वाटर सेस का जो मसला जिस पर अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चर्चा भी हो रही थी, उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान राजेश शर्मा हैं। और आपको हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट हैं बोनाफाइड स्मॉल हाइड्रो डेवलपर एसोसिएशन के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत। नमस्कार जी। पहला सवाल, हिमाचल प्रदेश में जब हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है चुनौतियां इस समय कहाँ है? क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि हम स्टेट को रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ ले जाने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक स्मॉल हाइड्रो पावर का सवाल है, ये 2004-05 में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अलॉट हुए और 2010-11 तक अलॉट होते रहे। 2006 में पावर पॉलिसी आई। 2006 की पावर पॉलिसी के हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अलॉट हुए हैं और वो जो प्रोजेक्ट अलॉट हुए हैं उसमें से 112 प्रोजेक्ट लग भी गए, जिसकी लगभग कैपेसिटी 700 मेगावाट के लगभग है। अब बाकी के प्रोजेक्ट्स, अभी 800 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पाइपलाइन में, जिसकी टोटल कैपेसिटी 2685 मेगावाट आती है, वो अभी लगने के लिए शेष है। अब ये लग क्यों नहीं पा रहे हैं, इसका कारण इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बाधा ये है कि अभी तक जितनी भी पॉलिसीज़ है हमारी स्टेबल नहीं है। 2006 की पॉलिसी को 2008 में चेंज कर दिया। 2008 की पॉलिसी को होते होते 2017 में हम लोग उसमें गवर्नमेंट के साथ बैठ के अमेंडमेंट्स करवाई। 2017 में जो अमेंडमेंट्स हुई उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट 400 मेगावाट के लगभग प्रोजेक्ट उसके बाद आए। लेकिन सडनली जैसे ही ये गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये वाटर सेस का इशू ले आया, फिर रॉयल्टी चेंज कर दी और डेफरमेंट थी, वो डेफरमेंट से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, वो सारी सुविधाएं ख़त्म कर दी। तो अब पिछले 10 महीने से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ पा रहे हैं नए, ना कोई नया आईए हो रहा है, ना कोई नया एमओयू हो रहा है। थोड़ा सा आपसे साधारण शब्दों में भी जानना चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश सरकार वाटर सेस को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है कि इससे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ये वाटर सेस का मसला है इसमें कमियां कहाँ हैं? देखिए, वाटर सेस, जहाँ तक वाटर सेस का मसला है, अगर ये रॉयल्टी फ्री रॉयल्टी नहीं होती तो वाटर सेस जायज़ बात थी कि वाटर सेस लिया जाता है। अब आप वाटर सेस भी ले, रॉयल्टी भी ले। अब वाटर सेस का जो इम्पैक्ट है, हम लोगों ने लगभग 112 प्रोजेक्ट जो बनाए हैं उस पर जो वर्कआउट किया, उसका लगभग जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 20 से 22% टैरिफ पर आ रहा है और 20-22% ही रॉयल्टी है, 20-22% ही आपका वाटर सेस आ जाएगा। तो 40-45% आप फ्री पावर के रूप में ले जाएंगे तो डेवलपर को क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये मसला तो बहुत ज़्यादा उलझने वाला है, बहुत जल्दी ये सॉल्व नहीं होने वाला है। जहाँ तक वाटर सेस की बात है, जो आप वाटर सेस की बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड की तर्ज पर हमने लगाया है या JNK की तर्ज पर लगाया है। अब जो उत्तराखंड में जो सेस लगा है, वाटर सेस लगा है, जहाँ तक तो स्मॉल हाइड्रो की बात है, वहाँ पर 25 मेगावाट तक 15 साल तक कोई रॉयल्टी है ही नहीं है, कोई भी रॉयल्टी वो पे नहीं। जबकि यहाँ पर रॉयल्टी फर्स्ट ईयर से ही लेते हैं, 12% पहले साल से ले रहे हैं और 15 साल के बाद तो 12 साल के बाद तो 18% हो रही है। वहाँ पर जो उत्तराखंड में जो प्रोजेक्टों की रॉयल्टी है 15 साल बाद वो 18% फ्लैट है नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। हमारे यहाँ पर रॉयल्टी के स्लैब भी चेंज होते रहते हैं, जिसको लेवलाइज किया जाए तो 22% के लगभग बैठती है। अब 22% आप रॉयल्टी में दे दीजिए, फिर ऊपर उसे वाटर सेस भी दे दीजिए। अब वाटर सेस अभी रेगुलेशन में, जो अभी नया रेगुलेशन आया है, उस रेगुलेशन में अभी ये किया है इन्होंने अपने रेगुलेटर ने कि इसको रिम्बर्स करेंगे, कि जो छोटे प्रोजेक्ट जो बिजली बोर्ड को पे कर रहे हैं वो रिम्बर्स कर देंगे।
अब रिम्बर्समेंट में उसमें कंडीशन ये लगा दी कि आप अपफ्रंट देंगे, देने के बाद उसकी रसीद आप बिल के साथ जमा करवाएंगे बिजली बोर्ड को, और फिर बिजली बोर्ड आपको इसको रिम्बर्स करेगा। अब वो उसकी टाइमलाइन नहीं है कितने दिनों बाद देगा। 45 डेज में तो वैसी कंडीशन है कि आप 45 डेज तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, वो अपना जो बिल की भी जो होती है एनर्जी बिल की पेमेंट भी 45 डेज डिले मिलती है। अभी तो जो बिजली की जो हमारे को पेमेंट आती है, एनर्जी जो हम सेल करते हैं बिजली बोर्ड को, पिछले 3 महीने से 4 महीने से तो वही डिले हो रही है काफ़ी सारी। तो अब वाटर सेस की तो कैसे होगी, तो ये बहुत मुश्किल इंप्लीमेंट करना है। उत्तराखंड में थोड़ा इसका डिफरेंट ये है। उत्तराखंड में क्या पैटर्न है, जो वो वाटर सेस के बिल आते हैं, उस वाटर सेस के बिल को वो बिजली बोर्ड को जमा करवाते हैं, बिजली बोर्ड उसका पैसा देता है और जाके वो वाटर सेस डिपार्टमेंट को देते हैं। तो इसलिए इम्पैक्ट वहाँ पर डेवलपर्स पर नहीं आ रहा है, ना वो इम्पैक्ट आ रहा है, ना वो रॉयल्टी पे कर रहे हैं। तो इस लिहाज से वाटर सेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है ना हाइड्रो प्रोजेक्ट। 800 प्रोजेक्ट्स लगने की बात भी प्रदेश में हो रही थी। अब आपको लगता है, आपने क्योंकि चुनौतियों का भी जिक्र किया कि ये वाटर सेस जैसा मसला इससे डेवलपर को भी थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बारे में आपने डिस्कशन की है क्या? हाँ, हमने मुख्यमंत्री महोदय से इसकी डिस्कशन की। जब इन्होंने पहले नोटिफाई किए थे वाटर सेस के चार्जेज वो बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद डिस्कशन हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको कम करेंगे। उनके आश्वासन के बाद ही ये भी हुआ कि ये पास थ्रू मिल रहा है, ये रिम्बर्स हो रहे हैं। लेकिन रेगुलेटर जो हमारे रेगुलेशंस बना रहे हैं या रेगुलेशन फ्रेम करते हैं, वो इन चीज़ों को थोड़ा दरकिनार कर रहे हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोजेक्टों को 14% देनी है हमने पोस्ट टैक्स, वो कैसे इंश्योर की जाए। आप रॉयल्टी तो ले रहे हैं, सिर्फ फ्री पावर तो ले रहे हैं 12% टैरिफ में, जबकि दे रहे हैं दर पर 22% दे रहे हैं। फ्री पावर के अलावा जो आपका सेस है, वो सेस को भी आप अपफ्रंट रिम्बर्स ना करके लेटर स्टेज में रिम्बर्स करेंगे, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि रेगुलेटर अगर रेगुलेशन ठीक कर दे तो गवर्नमेंट कि ये सारी जितनी ये फ्री रॉयल्टी है या सेस है, ये पेएबल हो सकती है। गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं आप, अमेंडमेंट कहाँ होनी चाहिए? क्योंकि आपने पावर पॉलिसी का भी जिक्र किया था, आप कह रहे थे कि पावर पॉलिसी में कई बार परिवर्तन भी किया गया। अब आप परिवर्तन क्या चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री से क्या चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो पावर सेक्टर में आपने कहा कि समस्याएं आ रही हैं, तो चेंज कहाँ होना चाहिए? देखिए, बेसिकली 3 चीज़ों में हम लोग ये कहेंगे। एक तो हिमाचल प्रदेश में रॉयल्टी सबसे ज़्यादा है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रॉयल्टी रेट्स है सबसे ज़्यादा है। रॉयल्टी रेट ज़्यादा है, टैरिफ सबसे कम है, जो रेगुलेटर हमारे को टैरिफ देता है वो सबसे कम है। तो हम चाहेंगे कि ये जो हमारे को रॉयल्टी स्लैब्स है, या तो इसको 12% फ्लैट कर दिया जाए, जिससे कि जो कि नेशनल पावर पॉलिसी के हिसाब से है, या जो डेफरमेंट दी गई थी वो डेफरमेंट अलाउ रखे ताकि ये 12% लेवलाइज रहे। अगर ये फर्स्ट ईयर से ही 12% देना चाहते हैं तो ये रॉयल्टी को 12% फ्लैट करना ज़रूरी है। अदरवाइज जितना टैरिफ में पास थ्रू है या टैरिफ में पास थ्रू मिले। अगर टैरिफ में इसको इनबिल्ड करते हैं इतनी रॉयल्टी को, तो टैरिफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि कॉम्पिटेबल नहीं होगा दूसरी स्टेट्स के साथ। और दूसरा जो है, हमारा दूसरा ये कहना है स्टेट गवर्नमेंट से कि जो वाटर सेस भी है, वाटर सेस जो लगाया गया है, फ्री पावर या वाटर सेस, दो में से एक ही चार्ज करे। अगर वाटर सेस चार्ज करना है तो जो मेथडोलॉजी अपनाई है, जो उत्तराखंड दे रहा है, उस तरह की मेथडोलॉजी अपनाएं। क्या हमारे से अपफ्रंट ना लेके हमारे को बिजली बोर्ड पहले रिवर्स करे और हम उसको वाटर सेस डिपार्टमेंट के पास जमा करो। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आप लोगों का नेक्स्ट कदम फिर क्या है? क्योंकि बार बार कुछ लोग सरकार से टकराव करते हैं, अब आप लोग ग्रीन एनर्जी की प्रदेश में बात कर रहे हैं, क्लीन हिमाचल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर ये सरकार सब चीजें जो आपने बताई नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, सरकार ने तो अभी पॉलिसी में अभी चेंज कर दिया कि वो जो फ्री पावर थी उसको चेंज कर दिया, फ्री पावर 12, 18, 30 कर दी। एक तो 12, 18, 30 से वो बढ़ा के 15, 20 और 30% कर दी, जो कि 12, 18, 30 पर भी PPA और IA नहीं हो पा रहे थे, वो चेंज कर दिया। बार बार पॉलिसी चेंज करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बार बार
जब एक स्टेबल पॉलिसी नहीं रहती है तो उससे ये नुकसान होता है कि डेवलपर को ये पता नहीं रहता है कि क्या हमारे को ये प्रोजेक्ट लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। एक बार स्टार्ट करने के बाद उसको यही पता नहीं है, यही पता नहीं चलता है कि कल के लिए पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो मेरे को ये मैं बीच में ट्रैप ना हो जाऊं। और ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पिछले जब से ये हाइड्रो पावर पॉलिसी बनी है 2006 की, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स होती गई। 2008 के बाद तो इतने रेगुलेशंस आए, इतनी नोटिफिकेशन हुई कि आज कुछ होता था कल के लिए कुछ हो जाता था, बहुत सारी चीज़ें आई। अभी 2017-18 में हम लोगों ने बहुत सारी चेंजेस करवाई थी इसमें, जो कि हाइड्रो पावर पॉलिसी के लिए बहुत बेनिफिशियल थी। उसमें जैसे टैरिफ को सीओडी के साथ लिंक करना, एक दूसरा था डेफरमेंट, तीसरा था वन टाइम एमएनएसटी, और चौथा जो ये किया था मस्ट बाय। ये सारी चीज़ें जो थी ये पावर उसके हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट आ भी गए थे। लेकिन उसमें भी क्या किया, जो डेफरमेंट का बेनिफिट था वो तो दिया, जो प्रोजेक्ट को सीओडी का बेनिफिट था वो उन्हीं प्रोजेक्टों को दिया जिन्होंने पीपीए साइन नहीं की थी। जिन लोगों ने पीपीए साइन किए थे उन लोगों को उसका बेनिफिट नहीं दिया, चाहे उन लोगों ने उसके बाद कमीशन किए प्रोजेक्ट अपने। अब क्या है कि 150 मेगावाट के प्रोजेक्ट ऐसे, 153 मेगावाट के प्रोजेक्ट ऐसे जो अधर में लटके हुए हैं, वो ना तो आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, ना हो पाएंगे ना। अब रेगुलेटर कहते हैं उसको कि हम इसके पीपीए खोल नहीं सकते। हम कहते हैं खोलने के लिए हम नहीं कह रहे, इसको सीओडी के साथ लिंक करो जो आपकी पॉलिसी कहती है। गवर्नमेंट कहती है कि जी इससे नुकसान हो जाएगा किसको, बिजली बोर्ड को, क्योंकि सस्ते दामों पर पीपीए। अब नुकसान तो नुकसान ही है, जब वो प्रोजेक्ट लगेंगे ही नहीं तो नुकसान ही है। अब होना क्या है कि उन प्रोजेक्टों को कैंसिल करके किसी को देंगे। अब जिसने आधे अधूरे पैसे लगाए हुए हैं, जिसने 2-4 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, उसके पैसे मर गए। जो दूसरा आदमी आएगा उसको बेनिफिट मिलेगा, वो सस्ते दामों पर उसको प्रोजेक्ट लेगा, और प्रोजेक्ट लेने के बाद उसको लगाएगा और उसको नया रेट देना पड़ेगा। ना रेगुलेटर रोक सकता है ना गवर्नमेंट रोक सकती है, नए रेट से उसको मिलेगा। अब हो नुकसान किसका हुआ? नुकसान उस हिमाचली का या उस गरीब आदमी का हुआ जो प्रोजेक्ट नहीं लगा पाया है। और दूसरा, प्रोजेक्ट डिले भी हो रहे हैं। अब वो 153 मेगावाट इमीडिएटली आ जाएंगे, 153 मेगावाट के पोटेंशियल इमीडिएटली हिमाचल प्रदेश में आ सकता है, लेकिन अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल के बाद उसमें लिटिगेशन होगी, वो प्रोजेक्ट अधर में ही लटके रहेंगे, तो प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी नहीं आएंगे। कई बार प्रोजेक्ट्स का विरोध भी स्थानीय लोग करते हैं, इसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक तो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का इसमें कोई विरोध ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, वो जहाँ तक वो लोग हैं जो विरोध प्रकट करते हैं, वो लोग तो हर जगह ही, जिसको कहते हैं कि बुली करने वाले लोग तो हर जगह ही होते हैं, धमकाने वाले लोग होते हैं, जो पैसे बनाना चाहते हैं वो तो हर जगह ही। जहाँ तक स्मॉल हाइड्रो का इन लार्ज ये है, कोई ये हमारा विरोध नहीं है। हाँ, लार्ज हाइड्रो में इसका विरोध रहता है, क्योंकि जब स्टोरेज पानी छोड़ा जाता है तो थोड़ा डिस्ट्रक्शन डाउनस्ट्रीम में होता है। हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की क्या स्थिति है, इसमें चुनौतियां क्या हैं, स्पेशली जब हम छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। अब सरकार से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में लोग काम करते हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उनकी क्या डिमांड्स थी, इन सभी मुद्दों पर हमने बात की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हिमाचल प्रदेश के लिए वाटर सेस का था, तो इसके भी हमने समीकरणों पर चर्चा की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।